मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं रॉयल स्टार। अदाकार प्राण ने घर किसके लिए छोड़ा था? वो बाज़ार हुस्न में क्या लेने जाते थे? वो प्रोफेशनल तौर पर क्या बनना चाहते थे? उन्होंने पाकिस्तान में कितनी फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए थे? क्या उन्होंने अदाकारा नूरजहां के साथ खुफिया शादी की थी या नहीं? इसके अलावा और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक रॉयल स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम ज़रूर कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हम आपको अदाकार प्राण का किस्सा सुनाते 1920 से लेकर 2023 तक। वो अदाकार कैसे बने? अदाकारी करना उनके वहमो गुमान में भी न था। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी का बोझ सवाया था। वो शौक की खातिर 18 वर्ष की उम्र में घर बार छोड़कर लाहौर चले आए। दिल्ली में वो ए दास एंड कंपनी में फ़ोटोग्राफर की हैसियत से काम करने लगे, जिसने शिमला के बाद लाहौर में ब्रांच खोली। यहाँ पर इनको भेज दिया गया और वे एक फ़ोटोग्राफर की हैसियत से उन्होंने अपना काम शुरू किया, जिस में तस्वीरें उतारने की बजाय तस्वीरें उतरने का सामान पैदा होना था। किस्मत किस तरह प्राण को घेर घार कर फिल्म इंडस्ट्री में लेगी, इसका किस्सा कुछ यूं है कि वो गमे रोज़गार से फरागत के बाद दोस्तों के हमरा सैर सपाटे के लिए बाज़ार हुस्न जाया करते थे। लाहौर के बाज़ार हुस्न में पान खाने के लिए जाना अदाकार प्राण के लिए अदाकार बनने की वजह बना। 1939 में जाड़ों की एक रात वो हस्बे मामूल पान खाने के लिए हीरा मंडी गए तो देखा एक शख्स बड़े गौर से इन्हें सर से लेके पांव तक देख रहा है। पहले तो प्राण ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर वो इंसाफ से बढ़कर आगे नाम पूछ लिया तो उन्होंने टका के जवाब दिया कि इनसे मुखातब शख्स फिल्मी दुनिया के मारूफ शख्सियत वली मोहम्मद वली थे, जो वली साहब के नाम से मारूफ थे। उन्होंने प्राण से अपना तारफ़ करवाया और बताया कि वो फिल्म राइटर्स हैं और मशहूर प्रोड्यूसर दिलसुख पंचोली के लिए फ़िल्म लिख रहे हैं। प्राण ने इनकी मारूज़ात सुन ली, लेकिन रखाई से कहा तो फिर वली साहब ने इनसे इस तिरछ रोई पर भी प्राण का पीछा ना छोड़ा। इन्हें प्राण के पान चबाने की लुक में अपने स्क्रिप्ट में मौजूद किरदार की झलक नज़र आ रही थी। अब इनका सवाल था कि क्या आप फिल्म में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं? इसका सवाल पर प्राण ने नफ़ी का जवाब दिया। बहरकैफ वली मोहम्मद को इस बड़ी सी ना ने भी मायूस ना किया और उन्होंने अपना कार्ड नौजवान को दे दिया। अगले रोज़ सुबह 10 बजे फिल्म स्टूडियो में आने की दावत दे दी, जिसे प्राण ने इनसे जान छुड़ाने के लिए कबूल कर लिया। प्राण को फिल्म स्टूडियो में जाना था ना वो गए। चंद दिन बाद प्लाजा सिनेमा में फ़िल्म देखने गए तो वहां पर वली साहब से मुलाकात होगी तो उन्होंने प्राण को वादे के मुताबिक फिल्म स्टूडियो पर ना आने पर खरी खरी सुनाई। इस गोशमाली का प्राण पर खातर खा असर हुआ। उन्होंने स्टूडियो आने का वादा किया और फिर इसे वफा करने चले गए। स्क्रीन टेस्ट के साथ इनकी तस्वीर बनाएगी। प्राण का कहना है कि जैसा खूबसूरत वो इन तस्वीरों में दिखाई दिया, आने वाले बरसों में इनकी हज़ारों तस्वीर बनी, लेकिन वैसी खूबसूरती फिर दिखाई नहीं दी। प्राण के अल्फाज में ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मेरा मेकअप बहुत अच्छे तरीके से किया गया या फिर फ़ोटोग्राफ़र कोई माहिर था या फिर कोई बहुत खूबसूरत आदमी था। असल बात यह थी कि मैं इस वक्त अदाकार नहीं था और हकीकी ज़िंदगी गुजार रहा था, एक आम ज़िंदगी जो दूसरे लाखों लोगों की तरह थी। प्राण की पहली फिल्म यमला जट थी। प्राण का पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए इंतखाब हो गया। नाज़म पानीपत ने इन्हें पंजाबी बोल चाल में रवां किया। प्राण ज़हनी एतबार से फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र से फिल्मी अदाकार बनने के फैसले ने वालिद को आगाह करने का मरहला भी तो तय होना था। इस ज़माने में फ़िल्म में काम होना ज़रिया इज़्ज़त ना होना। प्राण का तजबताज होना सेठ सुखदिल पंचोली ने नागवार गुजरा। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इन्हें बावर करा दिया कि वो खुशकिस्मत हैं जो इसे ये चांस मिल रहा है, वरना फिल्म में काम करने के ख्वाहिशमंदों की लाइनें लगी हैं। प्राण पर वाज़ह कर दिया गया कि इसे फिल्म स्टूडियो में फॉर्म फ़ौरन फिल करना पड़ा।
پران کے لیے مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ فوٹوگرافر کمپنی سے 200 روپے ماہانہ لیتے تھے، جبکہ ادھر ماہانہ 50 روپے کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ پنچولی نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ روزانہ اسٹوڈیو آئیں، جب شوٹنگ ہوگی تو ان کی ضرورت پڑے گی تو انہیں بلا لیا جائے گا۔ یوں پران نے فلمی فارم پر دستخط کر دیے۔ وہ پنچولی آرٹ پکچر اسٹوڈیو میں ملازم ہو گئے۔ پنچولی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پنجابی فلم چوری میں کام کیا، جس کے بعد خزانچی میں بھی وہ نظر آئے، لیکن صحیح معنوں میں پران کی فلم جس سے ان کو بریک تھرو ملا 1942 میں ریلیز ہونے والی فلم خاندان تھی۔ پران کو اس فلم میں ایک بہت ہی زبردست کردار ان کے ذمہ لگایا گیا تھا، جو کہ بڑے احسن طریقے سے انہوں نے نبھایا۔ اس فلم نے پران کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ پران کو پنجابی فلم پردیسی بلے میں بھی چانس ملا، یہ فلم بھی کامیاب رہی۔ اس فلم کی پران کی زندگی میں بہت اہمیت یہ تھی کہ اس سے حاصل ہونے والے معاوضے سے انہیں نے گاڑی خرید لی۔ 1945 میں پران کی شادی شکلا سے ہوئی۔ ان کے فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے معاملہ کچھ دیر لٹکا ضرور، لیکن دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے کام بن گیا۔ پران کے خیال میں یہ شادی محبت اور ارینج میرج کا امتیاز تھی۔ شادی سے پہلے شکلا کا خاندان راولپنڈی سے یملا جٹ دیکھنے کے لیے لاہور آئے تھے۔ لاہور میں 8 سالہ کیریئر میں پران نے ٹوٹل 22 فلموں میں کام کیا۔ بت تراش فسادات کے زمانے میں ریلیز ہوئی۔ شاہی لٹیرا تقسیم ہند کے بعد لاہور میں فلم بینوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ پران کو لاہور شہر نے اپنے شہر میں گرفتار کر لیا تھا۔ یہاں انہوں نے بڑے مزے سے زندگی گزاری۔ گلے میں کیمرہ ڈالے وہ سائیکل پر سڑکوں پر گھومتے تھے۔ 11 اگست 1946 کو پران کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس زمانے میں سیاست کی گرما گرمی سے ماحول میں کافی تناؤ تھا، اور جوں آزادی کا وقت قریب آ رہا تھا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے پران اپنے پاس چاقو رکھتے تھے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر بیوی اور بچے کو انہوں نے اندیور بھجوا دیا تھا۔ کشیدگی عروج پر تھی تو انہیں تقسیم سے چند دن پہلے لاہور چھوڑنا پڑا۔ اداکار پران لاہور کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ آخری وقت تک حالات بہتر ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو اندیور بھیج دیا تھا، لیکن خود لاہور چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ 11 اگست 1947 کو خیر خواہوں کے اصرار پر انہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں اور بھاری قدموں سے لاہور کو خیر آباد کر دیا۔ اگلے ہی روز ان کے محلے پر فرقہ پرستوں نے حملہ کر دیا۔ تقسیم کے بعد پران کا محبوب شہر لاہور میں آنا نہ ہوا، لیکن اس کی یاد ان کے سینے میں سلگتی رہی۔ وہ اس شہر کا ذکر وارفتگی سے کرتے رہے اور اسے یاد کر کے آہیں بھرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھے گئے سوالوں کی تان پر ٹوٹتی رہی میزبان نے کہا کہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ تو ممبئی میں گزرا ہے، اس کی بات آپ نہیں کرتے۔ ہر بار آپ پھر پھرا کر لاہور آ جاتے ہیں۔ تو پران نے اپنی سانہ انگیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ درست ہے کہ ممبئی مجھے بے مثال اور زبردست شہرت دی ہے، لیکن یہ شہر نہیں، تجارتی مفادات ہے۔ شہر تو لاہور ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میرے زمانے کا لاہور کیا تھا۔ وہاں کیسے کیسے مصور، اداکار، شاعر، ادیب اور پہلوان ہوا کرتے تھے۔ تقسیم کے بعد پران کا محبوب شہر لاہور میں آنا تو نہ ہوا، لیکن اس کی یاد اس کے سینے میں سلگتی رہی۔ تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے نور جہاں پران کی پہلی فلم یملا جٹ کی۔ نور جہاں نے بھی پہلی فلم یملا جٹ میں کام کیا تھا۔ پران کے ساتھ وہ زمانے میں چائلڈ سٹار تھی، اس لیے اس کو بیبی نور جہاں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یملا جٹ میں پران ویلن تھے۔ نور جہاں نے ہیروئن کی سہیلی کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم خاندان میں اداکارہ گلوکارہ نور جہاں
परान की हीरोइन थी, जो कि लाहौर के रीगल सिनेमा में रिलीज़ हुई। नूर जहां की रिलीज़ होने वाली फिल्म ख़ानदान खिड़की तोड़ हफ्ता साबित हुई। फिल्म की कहानी इम्तियाज़ अली ताज ने लिखी, गाने DN मधु खोकने और शौक थानवी के कलम से थे। मूसीकी मास्टर गुलाम हैदर ने तरतीब दी। फिल्म के गाने बहुत मकबूल हुए। ख़ानदान के ज़माने में नूर जहां और परान का स्कैंडल भी मंजर आम पर आया, जिसके बारे में मलका तरन्नुम नूर जहां ने एक इंटरव्यू में बताया कि अखबारात में बेबुनियाद खबरें शाया होना शुरू हो गई कि मैं परान के साथ शादी कर रही हूँ। बाज़ अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि नूर जहां और परान ने खुफिया शादी कर लिया है। परान ने BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो लाहौर थे तो नूर जहां ने इनके साथ हीरोइन का किरदार निभाया था और वो इस ज़माने में मशहूर हीरोइन थी। इस हद तक तो परान का कहना ठीक था, मगर इस इंटरव्यू में चलते चलते इन्होंने ये भी कह दिया था कि वो खासी बूढ़ी हो गई होंगी एक ज़माने में। बाद अखबारों ने यहाँ तक लिख दिया कि नूर जहां और परान ने खुफिया शादी कर ली है। बात नूर जहां तक पहुंची तो उन्हें अपने बारे में यह कमेंट अच्छा लगा, जिसका रद्द-ए-अमल परान को इनकी नाराज़गी भरा फ़ोन कॉल की सूरत में मिला। इस फ़ोन के बारे में परान बताते हैं कि नूर जहां की कॉल मिलते ही सीधा असल बात पर आ गई। नूर जहां बोल रही हूँ, अच्छा तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम अपनी सुनाओ, तुम भी अब कौन से जवान नज़र आते हो। खैर बात आगे बढ़ती गई। 1982 में नूर जहां इंडियन टॉकी की गोल्डन जुबली की मुनासबत से होने वाली तकरीर में शिरकत के लिए हिंदुस्तान गई तो परान से 35 बरस बाद मुलाकात हुई। इत्तफाक ये तकरीब 12 फरवरी को परान की सालगिरह के दिन होना थी। नूर जहां ने यहाँ अपना मशहूर गाना आवाज़ दे कहाँ है गाया। हिंदुस्तान रवाना होने से कबल नूर जहां की कैफियत के बारे में परान बताते हैं कि नूर जहां इसके दौरे के बारे में इस कदर नर्वस थी कि जहाज़ में सवार होने से कबल कोई 8-10 बार मुझे सिर्फ इस बात का इत्मीनान करने के लिए फ़ोन किया कि मैं एयरपोर्ट पर स्पेशल बस के ज़रिए इनका इंतज़ार करूं अपनी बस के साथ। नूर जहां हिंदुस्तान पहुंची तो परान ने इनके एजाज़ में पार्टी दी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के पुराने दोस्तों साथियों ने मिलकर बहुत खुशी हुई। मलका तरन्नुम नूर जहां अपने पुराने साथियों दोस्तों से मिलकर बेहद खुश हुई। परान अच्छा खासा खुश शक्ल मर्द है। लाहौर में इसकी शोहरत इस वजह से थी कि वो बड़ा ही खुश पोश था, बहुत ठाठ बाट से रहता था। इसका तांगा घोड़ा लाहौर के राइसी टांगों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश था। पाकिस्तानी शोबिज़ की दुनिया के मरूफ सहाफ़ी ताहर सरवर मीर इनके बारे में लिखते हैं कि 2000 मुंबई में परवेज़ मेहदी के हमरा परान से मुलाकात हुई तो वो रह कर लाहौर को याद करते जी खोल कर इनसे बातें की। बताया कि रायल पार्क और ग्वाल मंडी में इनकी सुकूनत रही। परान के इंतकाल पर ताहर सरवर मीर ने इनसे जुड़ी यादें 2 सिलसिलावार कॉलम की सूरत में की, जिनका अनवान था कि लाहौरिये की याद में इनकी परान। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मुलाकात हुई कि ताहर सरवर मीर लिखते हैं कि परान ऐसे लाहौर के लगे जिनका दिल लाहौर की यादों से मामूर था और इन्हें लाहौरिया होने पर फ़ख्र था। ताहर सरवर मीर के मुताबिक वो लाहौर का नाम लेते तो ऐसे लगता जैसे इसके मुंह में शहद भर गया हो। परान ने इन्हें लाहौर से मोहब्बत की दास्तान कुछ यूँ सुनाई, मुझे तो लाहौर को काफ और परियों का देश जैसा लगता है। ग्वाल मंडी, लक्ष्मी चौक, रायल पार्क, हीरा मंडी, चूना मंडी, मोहनी रोड, शौरी स्टूडियो, पंचोली आर्ट स्टूडियो, हजूरी बाग और लार्नस गार्डन, ये हमारा लाहौर था। हम सब यहाँ अपने तांगे पर जाया करते थे। मेरा तांगा बान ताजदीन और घोड़ा शेरू था। ताहर सरवर मीर के मुताबिक परान लाहौर का नाम लेते तो ऐसा लगता है जैसे इनके मुंह में शहद भर गया हो। ताजदीन और शेरू का जिक्र करते हुए परान की आंखों में आंसुओं के मोती चमकने लगते थे। परान साहब ने आंसू पूछते हुए कहा, साहब ज़िंदगी में अगर बहुत कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। मुंबई ने मुझे क्रिश्चियन सकंद से सुपरस्टार परान बना दिया है, लेकिन मुझे लाहौर कुर्बान करना पड़ा है।